यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 201 राम को मिला राम नाम। वो लड़का राज और अपर्णा से मिलने का वादा करके वापस चला गया। अपर्णा का मन नहीं था उसे जाने देने का, लेकिन वो माना ही नहीं। उसका कहना भी सही था कि उसे तो फुटपाथ पर रहने की आदत है, तो वो भला महलों के सपने क्यों देखे। उसे डर लगता था। अब वो वही फुटपाथ पर बैठ जूते पॉलिश किया करता था, वहीं पर रहता, वही खाता और वही सो जाता। वो अक्सर अपर्णा और राम से मिलने सेनेटोरियम भी जाता। कुछ देर राम के साथ खेलकर वापस आ जाता अपने फुटपाथ पर। राज ने उसकी पैसों से मदद भी करनी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। राम की हालत में जो कुछ सुधार आया था, अब उसकी सेहत पर उल्टे परिणाम हो रहे थे। उसकी तबीयत अब और भी बिगड़ने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तबीयत सुधरते सुधरते खराब कैसे होने लगी। आखिर में हार कर राज ने उसे वापस दिल्ली ले जाने का फैसला लिया। जाने से पहले अपर्णा और राज उस लड़के से मिलना चाहते थे, इसलिए एयरपोर्ट जाने से पहले उससे मिलने वो दोनों उसी फुटपाथ पर आए जहां वो बैठा करता था। एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसमें से अपर्णा और राज बाहर आए। उन दोनों को देख वो लड़का तुरंत उनके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे साहब, आप दोनों मेरे को बुला लेते, मैं आ जाता। राज ने फीकी मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेर कहा, तुम तो आ जाते बेटा, लेकिन आज हम तुमसे मिलना चाहते थे। वो लड़का उन दोनों को देखने लगा। अपर्णा की आंखें नम थी। उसने कहा, मेरे को क्यों? राज ने कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं बेटा। ये सुन उस लड़के ने कहा, अरे वाह, इसका मतलब आपका बेटा ठीक हो गया। किधर है वो? कहते हुए उसने गाड़ी के अंदर झांका तो राम बेहोश अवस्था में पड़ा था। उसकी बात सुन अपर्णा की आंखों से आंसू निकलने लगे। राज का भी गला भर आया। उन दोनों को ऐसे देख उसने पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने दुखी क्यों हैं? और ये सुख क्यों रहा है? थक गया क्या? उसके इतना कहते ही अपर्णा फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते देख उस लड़के ने कहा, ये मैम साहब क्यों रो रही है? राज ने खुद को जबत कर बड़े अफसोस से कहा, हमारा बेटा अब कभी ठीक नहीं होगा। वहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, इसलिए इसे लेकर वापस जा रहे हैं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ठीक हो रहा था ना? उस लड़के ने हैरानी और दुखी मन से पूछा। राज ने कहा, हम ठीक हो रहा था, लेकिन अचानक जाने क्या हुआ, बीमारी बैक हो गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? किस्मत के आगे हमारी कोशिशें छोटी पड़ गई। ये सुन उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने अपर्णा की हथेली थाम कहा, मैम साहब, आप चिंता मत करो, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करेगा कि आपका बेटा आपको वापस दे दे। आपको कभी कोई दुख ना हो, आपके बदले का दुख वो मुझे दे। उसके मुंह से इतना सुनते ही अपर्णा ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, इतना बड़ा हो गया है तू कि तू मेरे लिए प्रार्थना करे, दुआ मांगे, इतनी परवाह करता है मेरी, तो मेरे साथ चलता क्यों नहीं? अपर्णा के सीने से लगते ही वो लड़का भी रोने लगा। वो अपने आंसू पोंछ बोला, क्या करूं? लाइफ में पहली बार किसी ने बेटा बोलकर गले लगाया, किसी ने माँ का प्यार दिया। माँ क्या होती है तो अपने को पता ही नहीं। अपने तो नसीब में ही नहीं था, लेकिन आपने दिया वो प्यार। सब लावारिस, गंदी नाली का कीड़ा बोल के दुत्कारते हैं, लेकिन आपने प्यार से गले लगाया। तो आपकी फिक्र है मेरे को, लेकिन आपके साथ नहीं जाएगा मैं। वो क्या है ना कि अपन को अपनी औकात नहीं भूलनी, इसलिए यही जगह ही मेरा घर है, ये फुटपाथ। लेकिन एक दिन मेहनत से जरूर बड़ा आदमी बनेगा ना, तब जरूर आएगा आपके पास आपसे मिलने। उसकी विश्वास और हौसलों से भरी बातें सुन राज को बड़ा गर्व हो रहा था। उसने उसके कंधे थपथपाकर कहा, जरूर बनोगे बड़े आदमी तुम्हारी लगन सच्ची है और दिल के साफ हो तुम जरूर कामयाब होगे। और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। ये लो मेरा कार्ड, रख लो, बेझिझक कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। कहते हुए राज ने उस लड़के को अपना कार्ड दिया और एक बार फिर उसे गले से लगा लिया। तभी उस लड़के की नजर बाइक सवार दो लोगों पर पड़ी, जो जिसमें से पीछे बैठे आदमी ने अपनी जेब से गन निकाल राज पर निशाना लगा दिया। इससे पहले कि गोली चलती, उस लड़के ने साहब जी बोलकर राज को तुरंत धक्का देकर खुद से अलग किया और उस गन की सारी गोलियां उस लड़के के सीने पर आकर लग गई। अगले ही पल वो लड़का खून से लथपथ धराशाही हो गया। एक पल में ये क्या हुआ किसी को कुछ सूझा ही नहीं। अपर्णा तो उसका खून देख चीख पड़ी।
बाइक सवार गोली चला भाग चुके थे। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एक पल को राज भी ब्लैंक हो गया, लेकिन जब गाड़ी का ड्राइवर उसके कंधे को छूकर बोला सर सर, तो अगले ही पल होश में आते ही राज उस लड़के के पास गया और उसका गाल थपथपा कर बोला, हियर हियर छोटे, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी खोलो। राज ने उसे गोद में उठाकर तुरंत गाड़ी में डाला और अपर्णा को कंधे से पकड़ उठाया। अपर्णा तो अभी भी बदहवास सी थी। उसने अपर्णा को झकझोर कहा, अपर्णा होश में आओ, हमें हॉस्पिटल जाना है अभी। अपर्णा ने उसे देखा में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। राज आगे बैठा और ड्राइवर से कहा, हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। ड्राइवर ने भी स्पीड से गाड़ी दौड़ाई और वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। उसका इलाज होने लगा। पुलिस आई, राज और अपर्णा का बयान लिया और चली गई। राज और अपर्णा अभी भी चिंता से इमरजेंसी वार्ड के बाहर इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, मिस्टर कुमार। राज ने तुरंत उनके पास आकर कहा, डॉक्टर कैसा है वो बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने सीधे सीधे ही कहा, आई एम सॉरी मिस्टर कुमार, मैं कोई होप अभी नहीं दे सकता। उसे 5 गोली लगी है और एक तो बिल्कुल हार्ट के पास से गुजरी है। गनीमत है कि हार्ट सेफ है, बट ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। लेट्स होप कि वो सेफ रहे। बाकी हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। राज ने डॉक्टर के हाथ पकड़ कहा, प्लीज डॉक्टर, प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर कुमार, आप प्रार्थना कीजिए। अभी कुछ ही देर में ऑपरेट करना होगा उसे। आप प्लीज ये पेपर साइन कर दीजिए। इतना बोल डॉक्टर तुरंत अंदर चले गए। राज ने पेपर साइन कर नर्स को पकड़ा दिए। अपर्णा ने राज की ओर देख कहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए राज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे, वो बहुत बहादुर है, कुछ भी नहीं होगा उसे। तुम चिंता मत करो, तुम जाकर राम के पास बैठो, मैं हूँ यहाँ। पापा को फोन कर दिया है, वो भी आते ही होंगे कुछ घंटों में। राज ने अपर्णा को समझाया तो अपर्णा बगल के रूम में चली गई जहाँ राम को रखा गया था। राम का ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। अब तक राज के पापा कुमार साहब भी दिल्ली से आ गए थे। साथ में दुर्गा देवी भी थी। उनको देखकर राज के सब्र का बांध टूट गया और अपने पिता के गले लग आखिर वो रो पड़ा। अब तक संभाल रखे आंसू बह निकले। दुर्गा देवी ने अपर्णा को संभाला। अपर्णा रोते हुए बोली, दादी माँ ये सब क्या हो गया? एक तो मेरा बच्चा पल पल कर मर रहा है, उस पर राज पर ये जानलेवा हमला और अब उस निर्दोष बच्चे की जान खतरे में है। दादी माँ सिर्फ हमारी वजह से, ये बहुत गलत हुआ दादी माँ, वो तो अभी बच्चा है। दुर्गा देवी उसे समझाते हुए बोली, अपर्णा हौसला रखो, कुछ नहीं होगा उसे। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते, उस मासूम के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत ही नेक बच्चा है, वो हौसला रखो और प्रार्थना करो। कुमार साहब ने राज को दिलासा देते हुए कहा, हौसला रखो राज, सब ठीक हो जाएगा। राज ने कहा, पापा उस बच्चे ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कुमार साहब ने कहा, कुछ नहीं होगा राज, उसे कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। आखिर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सभी उनको आस भरी नजरों से देख रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें देख कहा, डोंट वरी मिस्टर कुमार, हमने सारी गोलियां निकाल दी है। अब बस एक बार वो होश में आ जाए तो समझ लो खतरे से बाहर है। आप लोग प्रार्थना करो कि जल्दी होश में आ जाए। कुमार साहब ने हाथ जोड़ कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इधर हॉस्पिटल में वो लड़का बेहोश था। दूसरी तरफ पुलिस उन गुंडों को ढूंढ रही थी जिसने गोली चलाई, और राम की भी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आखिर तीसरे दिन उस लड़के को होश आया। उसने आंखें खोलते ही राज को समाने देखा तो तसल्ली से मुस्कुरा उठा। उसने थकी आवाज में कहा, आप ठीक हो ना साहब? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब भी मेरी चिंता है। तुमने ऐसा क्यों किया ये बाद में पूछूंगा, अभी तुम आराम करो। इतना बोल राज ने उसके सिर पर से हाथ फिराया। 1 हफ्ते बाद जब उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो कुमार साहब सबको लेकर दिल्ली लौट गए। उन्हें मुंबई में रहना खतरे में रहने जैसा लग रहा था, और इस बार उनके साथ वो लड़का भी आया। उसे अपने ही घर में कुमार साहब ने अपने बगल वाला कमरा रेडी करवा दिया, और उनके आगे उस लड़के की भी ना चली। इस बीच राज और अपर्णा का बेटा राम की मौत हो गई। आखिर बीमारी से लड़ते लड़ते वो अपनी जिंदगी की जंग हार गया। वो लड़का जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उस घर से जाने लगा। घर से जाने की इजाजत लेने वो कुमार साहब के पास आया।
उसने कहा, साहब जी अब तो मैं ठीक हो गया, अब मैं चलता हूँ। कुमार साहब ने कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम इसी घर में रहोगे हमारे साथ, हमारे बेटे बनकर। ये सुन उस लड़के ने कहा, साहब जी कहाँ आप रास्ते की धूल को अपने सिर पर चढ़ा रहे हो, अपना घर फुटपाथ ही सही है, अपन चलता है। कहा ना तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे बेटे हो, तुम इसी घर में रहोगे। कुमार साहब ने ऑर्डर देते हुए कहा। उस लड़के ने कहा, साहब जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुन राज ने कहा, और तुमने जो किया वो क्यों किया? क्यों मुझ पर आने वाली गोली खुद पर खा ली? क्यों? उस लड़के राज को देखते हुए कहा, अरे साहब अपन तो अकेला है इस दुनिया में, अगर मर भी गया तो न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला, लेकिन आपका तो पूरा परिवार है, आपके पापा, दादी, मैम साहब और आपका बच्चा राम भी तो था। अगर आपको कुछ हो जाता तो ये सब लोग आपके पीछे अकेले रह जाते, लेकिन मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो लावारिस है, ना कोई घर ना परिवार, ना अपना नाम न पता, कुछ नहीं, अकेला आया अकेला चला जाएगा। उसके इतना कहते ही अपर्णा ने आकर उसे एक थप्पड़ मारा। सभी हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगे। वो लड़का भी गाल पर हाथ रखे उसे देखने लगा। कुमार साहब ने कहा, बेटा ये क्या? अपर्णा ने उन्हें हाथ दिखा कहा, एक मिनट पापा जी, पहले इससे बात कर लूं। कहते हुए उसने उस लड़के को देखा और कहा, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम लावारिस हो, कोई नहीं है मरने पर रोने वाला, ना नाम न पता ना घर परिवार। तो सुनो, हम सब है तुम्हारा परिवार। ये पापा जी आज से तुम्हारे पापा, ये राज तुम्हारे बड़े भाई, ये दादी माँ, ये तुम्हारी दादी माँ है, और तुम मेरे राम, मेरा बच्चा। हाँ आज से तुम्हारा नाम राम है और हम सब तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार है। और खबरदार जो आज के बाद ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? वॉन दूसरे गाल पर भी पड़ेगी। फिर अपर्णा उसके आगे हाथ जोड़ बोली, एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बोलो मिलेगा मुझे मेरा राम। कहते हुए अपर्णा की आंखों में आंसू आ गए। ये देख राम तुरंत उससे लिप्ट बोला, माँ, भाभी माँ जारी है, एक अनाथ को राम नाम परिवार कैसे मिला ये तो आपने जान लिया। अब आगे की कहानी एक अनपढ़ जो कभी स्कूल ही नहीं गया उसके सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की। तो साथ बने रहिए। CH202 लीगली अडॉप्ट। अपर्णा ने उस लड़के को अपने बेटे का नाम दे दिया राम। वो लड़का भावुकता वश अपर्णा के गले लग गया। अपर्णा ने भी उसे अपने आंचल में छिपा लिया। दोनों का दुख एक समान था। एक ने अपना जिगर का टुकड़ा खोया था तो एक के पास अपना कहने को कोई नहीं था, और आज अपर्णा ने उसे अपना बेटा बना लिया। उन दोनों को ऐसे देख सभी की भावुक थे। वहाँ खड़े सभी की आंखें नम थी सिवाय शांति बुआ के। वो मन ही मन उस लड़के पर चिढ़ रही थी। कुमार साहब आगे आए और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज सुन लड़के ने उनकी ओर भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़ कहा, साहब जी बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, आप मुझे मोह में बांध रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कुमार साहब ने उसका हाथ नीचे कर कंधों से पकड़कर करीब लाया और कहा, मोह के बंधन से तुम बच नहीं सकते राम, तुम तो इसमें उसी समय बंध गए थे जब तुम अपर्णा से मिले थे। तुमने न सिर्फ राम की रक्षा की बल्कि मेरे बेटे राज के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया, अपना खून बहाया है हमारे लिए, और अब तो तुमसे खून का रिश्ता है, तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो? अब तुम इस घर और परिवार का हिस्सा हो, और अपर्णा बहू ने तो तुम्हें अपना बेटा ही कहा है, तो हुए ना तुम इस घर के। उसने एक बेटा खोया तो एक पाया है, तो अब तुम इस घर से दूर कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे हमारे साथ, और ये हमारी इच्छा और हुक्म दोनों भी है। इतना सुन लड़का उनके पैरों में गिर गया। कुमार साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। दुर्गा देवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही फैसला लिया है कुमार तुमने, ये इस घर का बेटा है। ये सब देख कब से चुप शांति ने कहा, ये आप क्या कह रही हो माँ, ये कैसे इस घर का बेटा बन सकता है? आप होश में तो हैं? अरे माना कि इसने राज की जान बचाई तो इसे कुछ इनाम, कुछ रुपए देकर दफा करें, इसे इतना सिर पर बैठाने की क्या जरूरत है? उनकी कड़वी बातें सुन कुमार साहब गुस्से से बोले, शांति। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या बकवास कर रही हो? शांति बिना डरे बोली, अरे बकवास कहाँ भैया, सच ही तो बोल रही हूँ, क्या जरूरत है इसे इस घर का बेटा बनाने की? अरे मखमल में कभी टाट का पैबंद कभी लग सकता है क्या?
अरे इसकी औकात इस घर का नौकर बनने की नहीं है और आप इसे इस घर का बेटा बना रहे हैं। शांति एक बार कहा ना, मुंह बंद रखो। कुमार ने दांत पीसते हुए कहा तो शांति सिर झटक बोली, अरे मैं नहीं रहती चुप। भैया आप भी कहाँ इस गटर के कीड़े को सिंहासन पर बैठाने का सोच रहे हैं। पता नहीं कौन है इसकी, ना खून का पता ना खानदान का, पता नहीं किसका गंदा खून है। अरे जब इसके अपनों ने इसे सड़क पर छोड़ दिया तो हम क्यों इसे घर दें। शांति के जहर बुझे तीर लड़के के दिल में चुभ रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार दुर्गा देवी उन्हें डपकते हुए बोली, बस शांति बस। उनका गुस्सा देख लड़का तुरंत दुर्गा देवी के आगे हाथ जोड़ बोला, दादी माँ आप मेरे लिए अपनी बेटी से मत लड़िए और ये सही कह रही हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे ये सब मिले। मुझे आप लोगों से अब तक जो प्यार और सम्मान मिला वही मेरे लिए बहुत है। आप मुझे जाने दीजिए। दुर्गा देवी उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, नहीं बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे। और तुम शांति, मेरी बेटी के अंदर इतना जहर होगा ये मुझे आज पता चला। जबान की कड़वी तो तुम हो लेकिन दिल की भी कड़वी होगी, सोचा नहीं था कभी। और तुम्हें क्या परेशानी है अगर अपर्णा इस पर अपनी ममता लुटाए और कुमार इसे अपना बेटा बनाए तो इसे भी एक घर परिवार मिल जाएगा। इसके इस घर में रहने से तुम्हें क्या दिक्कत है। ये सुन शांति सिर झटक बोली, अरे माँ अगर आपको इसे एक छत ही देनी है, इस घर में ही रखना है तो इसे घर के सर्वेंट क्वार्टर में ठहरा दीजिए। घर के छोटे मोटे काम कर लेगा और बड़े होने के बाद यही कोई नौकरी दे देना, ड्राइवर या नौकर की। इसे बेटा बनाने की क्या जरूरत है। और अगर अपर्णा को इतनी ही ममता लुटाने का शौक है और किसी को बेटा बनाना ही है तो मेरा अजीत नहीं है। भाई साहब उसके सिर पर अपना हाथ रख दे। शांति के इतना कहते ही दुर्गा देवी फीका मुस्कुराते हुए बोली, शांति तुम्हारा अजीत अब बच्चा नहीं रहा, 17-18 साल का हो रहा है वो। और दूसरी बात उसे किसी चीज की कमी नहीं है, ना माँ की ना परिवार की और ना इसकी तरह दर दर भटका है वो। उसके पास तुम हो, हम हैं। लेकिन माँ, शांति ने कुछ कहना चाहा तो दुर्गा देवी हाथ दिखा बोली, बस शांति अब इस टॉपिक पर और बहस नहीं होगी। हमने जो कह दिया वो कह दिया। मेरा फैसला अटल है और इस बात को सबको मानना ही होगा। कुमार ने दुर्गा देवी को देख कहा, माँ आपका फैसला सिर आंखों पर, मेरा भी एक फैसला है माँ। दुर्गा देवी ने उसे देख पूछा, क्या बेटा। कुमार ने शांति को एक नजर देखा फिर कहा, राज वकील को फोन करके अडॉप्शन के पेपर्स रेडी करने को कहूँ। मैं राम को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ ताकि आगे जाकर कोई इस पर उंगली ना उठाए या फिर इसका फायदा ना उठाए। ये सुन सभी के चेहरों पर खुशी आ गई और शांति अपने दांत किटकिटा कर रह गई। राज ने खुशी से कहा, मैं अभी फोन करता हूँ डैड। राम के अडॉप्शन के पेपर्स आज ही साइन होंगे। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। कहते हुए राज ने अपना फोन निकाला और वकील को फोन करने लगा। कुमार ने लड़के आंसू पोंछे और कहा, राम तुम अपने कमरे में जाओ। आज से तुम हमारे बेटे हो, आज से तुम राम कुमार हो और यही तुम्हारी पहचान है। अपर्णा इसे लेकर जाओ और हाँ खिला पिला देना। ये सुन अपर्णा ने सिर हिलाया और राम का हाथ पकड़ बोली, चलो राम। राम तुरंत कुमार साहब के पैरों में गिर गया। वो रोते हुए बोला, सुना था कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, वरना ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। आज अपनी आंखों से देख भी लिया, ये दुनिया आप जैसे लोगों की वजह से ही चल रही है। कुमार ने उसे उठाकर कंधे थपथपा कर कहा, हम कोई एहसान नहीं कर रहे तुम पर, तुम ये सब डिजर्व करते हो। ये सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और जाकर आराम करो, ठीक है। कहते हुए उन्होंने राम के गाल को प्यार से थपथपाया और अपर्णा को इशारे में ही उसे ले जाने को कहा। अपर्णा ने सिर हिलाया और राम का हाथ पकड़ बोली, आओ राम चले। अपर्णा राम का हाथ पकड़ उसे कमरे में ले गई। उसके जाने के बाद कुमार ने शांति को घूरते हुए कहा, शांति अब लीगली मेरा बेटा हो जाएगा, अब क्या कहोगी तुम। शांति मुंह बना जूठा रोने का नाटक करते हुए कहा, मैं क्या बोल सकती हूँ भैया, जैसे आपकी मर्जी। आपने तो एक पराये को अपना कर अपनों को पराया कर दिया। बाबूजी के जाने के बाद आपको ही अपना पिता माना, आपकी हर बात मानी। अब आप ही अपना हाथ हमारे सिर से हटा लेंगे तो मेरा क्या होगा। अब तो मैं अनाथ हो गई, मेरा अजीत। इसके पहले कि शांति आगे कुछ कहती कुमार उसे रोक बोले, ऐसा क्यों सोचती हो शांति, क्या मैंने कभी तब में और राज में कभी कोई फर्क किया है। और जहाँ तक अजीत की बात है तो वो भी इसी घर का बेटा है। उसे जब भी मेरी जरूरत होगी वो मुझे अपने साथ ही पाएगा।
और मुझे नहीं लगता कि कमल चौधरी के होते हुए उसे किसी और की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में तो पल रहा है वो। ये सुन शांति भौहें सिकोड़ बोली, भैया कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे जो कहना है वो तुम समझ रही हो शांति। कुमार के इतना कहते ही शांति चिढ़ते हुए बोली, आप लोगों को हमेशा मैं और मेरे पति ही गलत लगते हैं। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये सुन दुर्गा देवी बोली, ठीक है शांति, 4 दिन बाद तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम आ जाना। दुर्गा देवी की बात समझते ही शांति पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह अडॉप्शन के पेपर्स बनकर आ गए। कुमार साहब ने उन पर साइन कर पेपर कोर्ट में जमा करवा दिए। उन्होंने राम को लीगली अडॉप्ट कर लिया और सारी दुनिया के सामने उसे अपना बेटा राम कुमार कहकर इंट्रोड्यूस करवाया। राम बहुत खुश था, उसे नाम, परिवार, प्यार सब कुछ मिल गया था। अपर्णा के रूप में हर पल ममता लुटाने वाली माँ और अपर्णा को लाड़ लगाने दुलार के लिए प्यारा बेटा मिल चुका था। दोनों एक दूसरे को पा खुश थे, साथ ही घर में भी हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। अब रम के स्कूल जाने की बारी आई। उसका एडमिशन दिल्ली के सबसे बड़े और नामी स्कूल में करा दिया गया। लेकिन विडंबना ये थी कि एक 12 साल का बच्चा अपने से छोटे बच्चों में बैठे तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। ऊपर से भोला भाला राम उन हाई सोसाइटी के बच्चों में मिसफिट ही था। उसे उनके तौर तरीके जो आते नहीं थे। बच्चे उसे देख खिल्ली उड़ाते हुए कहते, ये कौन से झोपड़पट्टी से आया है तू? तुझे मालूम नहीं यहाँ तेरे जैसे बच्चों का आना मना है? इतना बोल सभी खी कर हंसने लगे। इसके साथ ही उसे ऑफन कहकर बुली किया जाता। वो रोज रोते हुए घर आता। कुमार साहब ने इसके लिए स्कूल वालों को नोटिस भी भिजवाया। आखिर में रोज रोज बुली होने से और तानों से तंग आकर राम ने स्कूल जाने से मना कर दिया। दुर्गा देवी के कहने पर कुमार मान गए और अब घर पर ही टीचर आकर उसे पढ़ा जाते। जो कुछ जरूरी था वो उसने लिख पढ़ लिया। अब उसके पास कोई सुपर पावर तो थी नहीं कि वो 10th और 12th की एग्जाम्स इतने कम वक्त में क्रैक लेता। फिर उसने पढ़ाई जारी रखी। उसने हाई सोसाइटी के सारे तौर तरीके भी सीख लिए और इंग्लिश बोलना भी, थोड़ा बहुत मैथ्स जरूरत जितनी। ऐसे ही कुछ साल बीते। जब वो 20 साल का हुआ तो उसने कुमार साहब की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, वो भी किसी मजदूर की तरह। कुमार साहब ने उसे मना भी किया, ये कहकर कि बेटा तुम्हें यहाँ फैक्ट्री में काम करने की क्या जरूरत, तुम आकर ऑफिस में बैठो। लेकिन राम ने बड़ी सहजता से कहा, पापा मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से ही काम करना चाहता हूँ और धीरे धीरे ये सारा काम सीख अपनी काबिलियत से ऑफिस भी पहुँच जाऊंगा, तब आपको भी मुझ पर गर्व होगा। उसकी इसी बातों पर तो कुमार साहब कायल थे। वो अच्छे से जानते थे कि राम ने जब कुछ ठान लिया तो वो जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने उसे फिर नहीं रोका और जो करना चाहा वो करने दिया उसे। इस बीच राम की दोस्ती कुमार साहब के जिगरी दोस्त के अरोड़ा साहब के बेटे सनी से हो गई। सनी मस्त मौला हमेशा राम को हंसाता रहता, मस्ती मजाक किया करता, उसका वही इकलौता दोस्त था। धीरे धीरे राम अपनी काबिलियत से ऑफिस तक पहुंच गया और वहां का काम देखने लगा। आखिर बिजनेस की बारीकियों को सीखने के लिए कुमार साहब ने उसे सनी के साथ लंदन भेज दिया। अब उसके पास कोई डिग्री तो थी नहीं कि उसे किसी बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिलता, लेकिन कुमार साहब का एक दोस्त का लंदन में बिजनेस मैनेजमेंट का स्कूल था। उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो बस राम को भेज दे, बाकी वो देख लेंगे। उनके कहने पर राम को उन्होंने लंदन भेज दिया। वहीं राम की मुलाकात रागिनी से हुई। रागिनी, राम और सनी तीनों कम समय में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। जारी है, रागिनी के साथ क्या अतीत जुड़ा है, इसका नेक्स्ट एपिसोड में खुलासा होगा। साथ बने रहिए। थैंक यू। 203 इतना भी कोई अच्छा होता है क्या? रागिनी से राम की मुलाकात लंदन में ही हुई थी। सनी की फैमिली फ्रेंड्स में एक थी वो। रागिनी की फैमिली लंदन में ही रहा करती थी। कुछ ही दिनों में तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। तीनों साथ रहते, घूमते फिरते, मस्ती करते। राम अपने नेचर के अनुसार रागिनी का बहुत ख्याल रखता। वो उसे प्यार से गिनी बुलाया करता था। रागिनी को राम के अतीत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे हमेशा से यही पता था कि राम एक अमीर और बड़े खानदान का बेटा है। उसके घर वालों ने तो दोनों की दोस्ती को एक रिश्ते में बड़ा बदलने का सपना देखने लगे और जब रागिनी ने से इस बारे पूछा तो उसने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। उसके घर वालों ने कुमार साहब से बात की तो उन्होंने भी राम की खुशी है ये समझकर हाँ कर दी, लेकिन राम इस बात से अनजान था। जब उसे पता चला कि रागिनी के घर वाले उसे और रागिनी को लेकर क्या सोच रहे हैं तो एक दिन वो रागिनी के एब्सेंस में उसके घर गया।
राम को देख रागिनी के पापा संजय अरोरा बड़े खुश हुए। उन्होंने उसका बड़े प्यार से वेलकम करते हुए कहा, अरे बेटा, आओ आओ बैठो, रागिनी से मिलने आए हो, लेकिन वो तो घर पे नहीं है। इस पर राम ने कहा, मैं आपसे ही बात करने आया हूँ अंकल। संजय जी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या बात है बेटा? कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? राम ने गंभीरता से कहा, जी अंकल, वो घर पापा का फोन आया था, उन्होंने ने मुझे बताया कि आप मेरी और रागिनी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। संजय जी सिर हिला कहा, हाँ बेटा, क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई ऐतराज है? तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते होगे। क्या मेरा ऐसा सोचना गलत है? क्या रागिनी तुम्हें पसंद नहीं? उससे कोई गलती हुई है क्या? ये सुन राम ने तुरंत कहा, नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, रागिनी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन संजय जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर क्या परेशानी है बेटा? अंकल, मैं उसे अपनी सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और शादी के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। मुझे खुद के पैरों खड़ा होना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। संजय जी कहा, बेटा, आई अप्रिशिएट कि तुम खुद कुछ करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम लोगों का तो पहले से ही जमाया बिजनेस है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आखिर इतने बड़े घर के बेटे हो तुम। राम ने उनकी बात को बीच में ही टोक कहा, माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन आप मेरे बारे एक चीज नहीं जानते। क्या बेटा? संजय जी ने पूछा तो राम ने बिना झिझक उनकी आंखों में देख कहा, मैं उस घर का बेटा हूँ, लेकिन एडॉप्टेड, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। पापा ने मुझे अडॉप्ट किया है। राम के इतना कहते ही संजय जी आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने आंखें बड़ी बड़ी कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना? राम ने गंभीरता से सिरना में हिला कहा, नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई में अनाथ हूँ, सड़क किनारे फुटपाथ पर रहता था। ये तो इन लोगों का बड़पन है कि इन लोगों ने मुझे अपना बेटा बनाया, मुझ पे तरस आ गया और यहाँ ले आए, लेकिन मैं उनकी जायदाद पर अपना कोई हक नहीं समझता और न ही उसका हिस्सा हूँ। मैं तो उनकी कंपनी का मामूली सा एम्प्लॉय हूँ और अपना सारा खर्चा मैं खुद उठाता हूँ। यहाँ भी मैं अपने कमाए पैसों से ही आया हूँ और मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मैं उनकी प्रॉपर्टी में से एक पैसा भी नहीं लेने वाला और पापा मेरे इस फैसले के साथ है। अब आप बताएं, क्या अब भी आप रागिनी की शादी मुझसे करना चाहते हैं? अगर रागिनी की खुशी है तो मैं उसके लिए ये शादी कर लूँगा, लेकिन उससे कह दीजिए कि कुछ साल का मुझे वक्त दे दे, जब मैं कुछ बन जाऊँ तब करूँगा शादी। इतना बोल राम चुप हुआ। संजय जी से तो कुछ बोलते ही ना बना, वो बुत बने किसी सोच में गुम चुपचाप खड़े थे। राम ने अपनी बात कह उनके आगे हाथ जोड़े और उन्हें ऐसा ही सोचते छोड़ घर से बाहर आ गया। रागिनी की माँ ने आकर उन्हें हिलाया तो उनकी तंद्रा टूटी। रागिनी की माँ ने कहा, क्या सोच रहे हैं जी? मैं तो कहती हूँ लड़का अच्छा है, ईमानदार है, आप हाँ बोल दो। और जिस विश्वास से उसने बात कर रहा था, मुझे तो लगता है जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उनकी बात सुन संजय जी बोले, अरे चुप करो, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे जिसके खून खानदान का कुछ पता नहीं और जिसका भविष्य सुरक्षित नहीं, वो क्या मेरी बेटी को एक अच्छा भविष्य देगा? लेकिन रागिनी की माँ ने कहना चाहा तो उन्होंने उन्हें हथेली देखा, कहा, लेकिन कुछ नहीं। अरे एक पल को अनाथ वाली बात भूल भी जाऊं तो भी क्या फायदा? उसे तो कुमार साहब की जायदाद से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे उस पर तरस खाकर उसे अपना नाम तो दे दिया, लेकिन जायदाद थोड़ी ना दे देंगे एक अनाथ को। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं होने दूंगा। तो फिर अपनी बेटी से क्या कहेंगे? रागिनी की माँ ने कहा तो संजय जी गहरी सांस छोड़ बोले, उससे क्या कहना है, मैंने सोच लिया है। उसके बाद उन्होंने रागिनी को इस रिश्ते के नुकसान गिनवाए और साथ राम एक अनाथ है ये भी बता दिया कि राम को कुमार परिवार के जायदाद में से कुछ नहीं मिलने वाला। उसके बाद तो रागिनी ने भरी सड़क पर राम का अपमान किया, ऐसा अपमान किया कि दिल तोड़ कर रख दिया। उसे रागिनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन रागिनी उसे पसंद करती थी, इस बात की वो रिस्पेक्ट करता था। लेकिन रागिनी ने तो दोस्ती का पास भी नहीं रखा, उसे इतनी घटिया बातें की, घटिया इल्जाम लगाए कि राम को बहुत तकलीफ हुई। उसे इस तरह से आज तक किसी ने जलील नहीं किया था। इतना बोल अपर्णा रुकी, उसकी आंखें नम थी, गला सूख गया था तो उसे तर करने के लिए उसने थोड़ा पानी पिया।
सिया की भी आंख भर आई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आगे क्या हुआ भाभी माँ? क्या रागिनी फिर से इनसे मिली? अपर्णा ने सिर हिला कहा, नहीं, उसके बाद रागिनी कभी नहीं मिली और सनी ने भी उससे दोस्ती खत्म कर दी। उसके बाद राम ने खूब मेहनत की और उसे जो कुछ जरूरी सीखना था उसे सीख वो वापस आ गया। यहाँ आकर उसने पापा का बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया और पापा से अपनी मेहनत की कमाई के दम पर देखते ही देखते उसने अपनी अलग कंपनी खड़ी कर ली। पापा उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। राम को नहीं पता, लेकिन पापा ने सारी जायदाद उसके नाम पे कर दी थी, जिसका पता सिर्फ राज को था। राज पर होने वाले हमलों को देखकर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसके बाद जानलेवा हमले राम पर होने लगे। उसकी सिक्योरिटी पापा ने बढ़ा दी। ऐसे में एक दिन खबर मिली कि पापा को ऑफिस में हार्ट अटैक आया और उसी के वजह से वो चल बसे। बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसका सदमा पापा बर्दाश्त न कर सके। उनके जाने के बाद राम ने बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में ली और अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाइयों पर फिर से कुमार अंपार का नाम ले गया। जब पापा की वसीयत का खुलासा हुआ तो पता चला पापा ने सारी प्रॉपर्टी राम की पत्नी और उसके बच्चों के नाम कर दी है। ऐसा शायद उन्होंने उस पर होने वाले हमलों को देखकर किया था, उसे सेव करने के लिए। और उसके बाद वो जो भी है वो तुम्हारे सामने है। इतना बोल अपर्णा चुप हुई। सिया ने उनकी ओर देख कहा, भाभी माँ, ये जो भी है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे क्यों हैं? क्या जरूरत है इतने अच्छे होने की? इनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाया है सबने। अपर्णा ने प्रश्न सूचक भाव से देखते हुए कहा तो सिया ने सिर हिला कहा, हाँ सबने भाभी माँ, और उस सब में मैं भी आती हूँ। मैंने भी तो इनके साथ गलत ही किया और ये इतने अच्छे हैं कि कम से कम मुझे अपने साथ रख तो रहे हैं, मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं किया। मैं बहुत लकी हूँ भाभी माँ कि ये मेरे पति है। मैं चाहती हूँ कि हर जन्म मुझे यूं ही पति के रूप में मिले। अब मैं इनका दिल कभी नहीं दिखाऊंगी। ये जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही करूंगी और उस रागिनी को भी मैं देख लूंगी। लालची कहीं की, पैसों की लालच में पहले इनका अपमान किया और अब वापस आ गई है उनका दिल बहलाने। उसे क्या लगता है मेरी जगह ले लेगी? ये राम की लाइफ में नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है हम दोनों को अलग करने की एक वजह पापा की वसीयत भी हो सकती है। वो कैसे? अपर्णा ने पूछा तो सिया ने सोचते हुए कहा, होना हो ये रागिनी इस वसीयत के बारे में सब जानती है, लेकिन कैसे? उसे कौन बताएगा? अपर्णा ने कहा तो सिया ने वही तो पता लगाना है भाभी माँ की, इसे कैसे ये सब पता? और इसके साथ और कौन कौन मिला हुआ है? इनका बोल सिया ने एक गहरी सांस छोड़ी। जारी है। आप लोग फ्लैशबैक से बोर हो गए? चलिए अब खत्म। स्टोरी करंट में चलेगी और तबीयत खराब है इसलिए लिख नहीं पा रही हूँ ढंग से। जब भी मौका मिलेगा जल्दी और ज्यादा लिखने की कोशिश करूंगी। थैंक